हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 5 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल चाहते हैं या हमारे अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम और आर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है 2020 में दैट इज स्वीपिंग इन इट्स विजन, यानी कि उसका विजन पहले की हमारी एजुकेशन पॉलिसी से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अब सब टाइटल पे आते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स द इंग्रेडिएंट्स एंड द राइट रेसिपी, व्हाट वी मेक ऑफ इट डिपेंड्स ऑन अस। यानी कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, सामान है रेसिपी बनाने का, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई रेसिपी इस तरह से बनती है, लेकिन हम उसे किस तरह से बनाएंगे, हम उसका क्या बनाते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन अप्रूविंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, भाई ये अप्रूव हुई थी जुलाई 29 को। तो यूनियन कैबिनेट जो है उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है जिसकी वजह से इंडिया जो है उसका डिप्राइवेशन जो है वो डेवलपमेंट में बदल सकता है। ठीक है, और ये हमारी फोर्थ मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव है एजुकेशन के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद से, यानी कि बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस नहीं हुए हैं अभी तक इतने सालों में भी। ठीक है, तो अभी का हमारा जो करंट डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन का स्टेटस है, जो हमारी यूथ है कंट्री में, वो बहुत ज्यादा है और उसे एजुकेशन पॉलिसीज की जरूरत है, अच्छे एजुकेशनल सिस्टम की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल सही वक्त पर आई है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये पॉलिसी जो है वो स्वीपिंग कैसे है विजन में, या इतनी अलग कैसे है ये बाकी सारे पॉलिसीज से। तो बेस्ड ऑन 2 कमिटी रिपोर्ट्स, ठीक है, और उसके अलावा भी कई सारे कंसल्टेशंस लिए गए बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े एजुकेटर्स से, और उसके बाद ये NEP 2020 आई है। और इसका सबसे बड़ा मेजर जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बदलने की बात कर दी है। फ्रॉम प्री स्कूल टू डॉक्टरल स्टडीज सब कुछ इसने बदल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये प्रोफेशनल डिग्रीज के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल बदलने वाला है। ठीक है, और इस पॉलिसी के अंदर ये नजर में रखा गया है कि जो 21st सेंचुरी की नीड है, जो जरूरत है हमारी मोबिलिटी की, यानी कि एजुकेशन को चेंज करने की, वही चैप्टर्स हम 10-20 सालों से सारे बैचेस पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उस एक मोबिलिटी की जरूरत है, एक चेंज की जरूरत है हमें। ठीक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। वही रिजिड सिस्टम जिसमें आपको रटना होता है सब कुछ और आपको लिख के आना पड़ता है, सब कुछ याद करना पड़ता है, वो रिजिड सिस्टम नहीं रहेगा। एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें, ऑल्टरनेट पाथवेज चाहिए लर्निंग के, यानी कि हम पहले याद करने के लिए रट लेते थे सब कुछ। ठीक है, बार बार हमसे टेबल्स बुलाई जाती थी, 2 1 2 2 2 4, है ना, तो वो सब जो है वो अब बदलने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कितना हमें आगे वर्क करना है। तो यहाँ पे ऑथर ये बता रहे हैं कि किस तरह के चैलेंजेस है जो इंडिया की एजुकेशन में हम फेस कर रहे हैं। पहली है कि हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे बच्चे को। ठीक है, इतनी सारी हमने प्राइमरी स्कूल्स बनाई लेकिन उसके अंदर भी कई बार टीचर्स नहीं आ रहे हैं। कई बार 8th क्लास से बच्चों से पूछा जा रहा है कि आप ABCD लिख के दिखाओ तो उन्हें नहीं आता, तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उतनी, क्योंकि हम उतना पैसा ही नहीं लगा रहे एजुकेशन पे, हम गवर्नमेंट स्कूल्स को उतनी फंडिंग कर ही नहीं रहे हैं कि वो अच्छे से रिसोर्सेज ला पाए। ठीक है, कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, जितने हमारे यूथ है कंट्री में उतने हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, उतने हमारे पास स्कूल्स नहीं है। ठीक है, हमारी मदर टंग्स भी कई सारी है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन सारी भाषाओं को किसी एक ही एजुकेशन पॉलिसी से कनेक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एक हमारे पास लिंक लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज भी है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये लैंग्वेज ज्यादातर लोगों के लिए एलियन है। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में जो इसे नहीं जानते, और जो जानते भी हैं वो उस लेवल की नहीं जानते कि वो ग्लोबली लोगों के साथ बातचीत कर सके या ग्लोबली उनका कहीं पे कोई स्टैंडर्ड हो इंग्लिश का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज और स्किल्स जो हमें स्कूल में मिलती है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिलती है,
वो बिल्कुल वैसी ही नहीं होती जैसा कि जॉब्स में चाहिए होती है। यानी कि अगर मैं एक फिजिक्स स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे ये पढ़ाया जाता है कि पानी कैसे निकालना है वेल में से, तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी निकालेंगे वेल में से तो आपका कितना वेट लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये सब मुझसे पूछा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आगे जाके अगर मैं कोई इंजीनियर बनता हूँ तो वो मेरे कोई काम का नहीं है कि भाई कुएं में से पानी कैसे निकालना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज, इसी चीज की बात हो रही है कि हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो इस तरह का है कि हम जो पढ़ते हैं स्कूल में वो आगे हमारे कोई काम ही नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा जो 2020 पॉलिसी है उसने सबसे मेजर बड़ा जो चेंज किया है, पहले हमारे पास होता था 10+2 मॉडल, अब इन्होंने 5+3+4 मॉडल बना दिया है। इस मॉडल के हिसाब से जो शुरुआत के 3 to 8 ईयर के जो बच्चे होते हैं उस एज को फॉर्मेटिव एज माना गया है या बेसिक एज माना गया है, जिस एज में बच्चे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो शुरू के 5 साल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और चाइल्ड के फ्यूचर को डिसाइड करने में काफी अच्छे होते हैं। और ये भी कहा गया है कि भाई क्लास 5 तक बच्चे को अपनी मदर टंग में ही पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसे अपनी मदर टंग से भी मतलब थोड़ा लगाव हो, और साथ ही साथ ये होता है कि मदर टंग से इंसान ज्यादा जल्दी कंफर्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक सबसे बड़ा जो रीजन है ये चीज करने का वो ये है कि आज के टाइम पे पेरेंट्स जो हैं वो सबसे जल्दी अपने बच्चों को इंग्लिश से एक्सपोज करना चाहते हैं, वो उन्हें इंग्लिश ही सिखाना चाहते हैं, वो उनको हिंदी नहीं सिखाना चाहते, वो उनको अपनी मदर टंग नहीं सिखाना चाहते। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं वो अपनी लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे से सीख जाएंगे और फिर उसके बाद जब वो पढ़ेंगे तो वो आसानी से इंग्लिश से अपनी मदर टंग को ब्लेंड कर पाएंगे, ठीक है, कि भाई मदर टंग से हम उस चीज को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 इयर्स जो है स्कूल के उसके अंदर मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके अंदर मल्टीलिंगुअल फेलिसिटी देखी जाएगी, यानी कि उन्हें कई सारी लैंग्वेजेस आ जाएगी, क्योंकि अभी के टाइम में जैसे हिंदी और इंग्लिश आती है हमें थोड़ी बहुत संस्कृत भी आती है, तो उसके साथ ही साथ हमें अपनी मदर टंग की भी नॉलेज होगी, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट एक और जो है वो इस नई पॉलिसी का कि भाई हमारे जो स्ट्रेट जैकेट्स होते थे, जो मेन हमारी स्ट्रीम वाला सिस्टम होता था 11th-12th में, आपको या तो आर्ट्स या कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम को चूज करना होता था, वो अब खत्म होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे वोकेशनल कोर्सेज चालू होने वाले हैं, इंटर्नशिप्स चालू होने वाली हैं, जो हमारे लिए आगे जाके हमारी जो जॉब्स हम लेंगे, जो हमारे करियर्स होंगे, उसमें हमारी काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो अब ये सब कैसे होने वाला है, किस तरह से ये एक्चुअली में होगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो ओवर जीलस पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड पेरेंट्स, जो ये चाहते हैं कि बस सीधे सीधे मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो अभी मैं उसको साइंस दिला देता हूँ, तो उनका ये जो ओवर एक्साइटमेंट है, या हम कह सकते हैं कि उनका ये जो नजरिया है कि बच्चों को शुरुआत से ही पढ़ना चालू कर देना चाहिए और उसको इंजीनियर ही बनाना है, तो ये जो एक नजरिया है उनका वो बदल रहा है ये पॉलिसी, ठीक है। इसके अलावा भी हम जो ब्लू कॉलराइजेशन करते हैं ना वोकेशंस का, यानी कि कुछ वोकेशंस ऐसे होते हैं जिनको इंडियन सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि ये तो बहुत नीचे है, मतलब अभी के टाइम में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स यही बड़े वोकेशंस माने जाते हैं, बड़े प्रोफेशनल जॉब्स मानी जाती हैं इनको। इसके अलावा जो छोटे मोटे जॉब्स होते हैं उनको ब्लू कॉलराइजेशन उनका किया जाता है, यानी कि उसके अंदर लोग सोचते हैं कि उसमें आपको पेमेंट कम मिलेगा। जैसे अगर मुझे फोटोग्राफी पसंद है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, तो लोग कहते हैं कि इनको तो पेमेंट कम मिलेगा या फिर इनका काम ज्यादा चलने नहीं वाला। तो ये चीज जो है ये भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे कि बच्चे वो नहीं कर पाते जिसमें उन्हें इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी इस पॉलिसी में कई सारी मेरिट्स है जिनको हमें ध्यान में रखना है। इस पॉलिसी के अंदर हमें ये कहा गया है कि 2030 तक हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एजुकेशन के अंदर 100% लानी है। हमारा ये एम है कि 100% जो बच्चे हैं हमारे देश में वो सब स्कूल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमें कह सकते हैं कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होने वाली है हमारी पढ़ाई, मल्टी डिसिप्लिनरी होने वाली है, यानी कि अगर मुझे फिजिक्स के साथ में इंग्लिश लेना है, इंग्लिश लिटरेचर, तो मैं ले सकती हूँ। अगर मैं बायो के साथ में
इकोनॉमी लेना चाहती हूँ, इकोनॉमिक्स लेना चाहती हूँ या कंप्यूटर साइंस लेना चाहती हूँ तो भी मैं ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में भी इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप 1 साल के लिए कॉलेज करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले जब आप 1 साल के लिए करते थे आपको कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप 2 साल के लिए कॉलेज करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल से ज्यादा के लिए करते हो तो आपको डिग्रीज मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें, और इनके साथ में रिसर्च यूनिवर्सिटीज को भी जोड़ा गया है, रिसर्च पे ज्यादा फोकस होने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी कॉलेजेस हैं उन्हें ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात हो रही है। पहले क्या होता था कि भाई एक कोई मेन यूनिवर्सिटी होती थी एक एरिया में और उसके अंडर कई सारे कॉलेजेस होते थे, ठीक है। तो वो सारे कॉलेजेस जो होते थे वो अपनी डिग्री नहीं दे सकते थे बच्चों को, यूनिवर्सिटीज डिग्री देती थी अपनी। लेकिन अब ये लोग सोच रहे हैं कि हर कॉलेज को अपना खुद का डिग्री देने की हक होगा, उनको अपना राइट होगा कि वो डिग्री दे सकते हैं और वो अपने ही कॉलेज में अपनी तरह से एग्जाम्स करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसकी वजह से हमारे जो कॉलेजेस हैं वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे जिसमें वो पहले थे, दैट वाज नाइदर फिश नॉर फाउल। यानी कि ये जो इडियम है या जो फ्रेज है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक कैटेगरी में नहीं आ रहे हो। अगर कोई जानवर ना फिश है ना ही फाउल है, फाउल एक बर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले जिन कॉलेजेस को कोई कैटेगरी नहीं दे पाते थे कि भाई ये तो अपनी डिग्री भी नहीं दे रहे हैं पर ये अपने एग्जाम्स करवा रहे हैं, तो ये किस तरह के कॉलेजेस हैं, तो अब हम उन कॉलेजेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। उन कॉलेजेस का अपना एक खुद का पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके अलावा भी ऑनलाइन जो मटेरियल है उसका बहुत ज्यादा यूज बढ़ जाएगा, लर्निंग मेथोडोलॉजीज में चेंज आने वाला है। तो ये सारे जो टारगेट्स हैं हमारे, इन्हें हमें अच्छे से टैप करना होगा, अच्छे से हमें इस्तेमाल करना होगा। अब मेन बात आती है रेगुलेशन की, किस तरह से हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करेंगे, ठीक है, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उनकी क्वालिटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक बेन है इंडिया की गवर्नेंस के लिए, जिसके आउटकम्स बहुत पुअर है। यानी कि पहले जो रेगुलेटरी सिस्टम बनाया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाया, ठीक है, और इंडिया के लिए सबसे पुअर आउटकम्स आए हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो NEP 2020 ये कहता है कि भाई अब जो स्कूल्स, कॉलेजेस, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, आप बिल्कुल फ्री हो, आपका कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा और आपको खुद अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, वॉलंटरी डिक्लेरेशन करना है कि भाई हमारे कॉलेज में ये सब होता है, हमारे स्कूल में ये सब होता है, हमारे यहाँ पे ऐसे स्टैंडर्ड्स है, ये सब चीजें हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें उन्हें खुद करनी होंगी। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी रखना, क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखना, फेवरेबल पब्लिक परसेप्शन रखना, ये सारी चीजें जो है वो इंस्टीट्यूशन का खुद का एम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद अच्छा होगा तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग एनरोल करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कि उनका ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट हो पाए, ठीक है। तो अदरवाइज जब रेगुलेशन किया जाता था, इस तरह के इंस्पेक्शंस होते थे, तो ये होता था कि भाई पूरे साल तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, लेकिन जब वो 5 दिन के लिए इंस्पेक्शन होने वाला है तब हम पूरे स्कूल को साफ कर देंगे और स्कूल के अंदर सब अच्छा अच्छा कर देंगे ताकि उनको ये लगे कि नहीं यार इनका स्कूल तो अच्छा है। तो ये चीज जो है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा भी 4 वर्टिकल्स होंगे स्टैंडर्ड्स के, यानी कि क्या हमें देखना है स्टैंडर्ड में। एक तो है सेटिंग, किस तरह से उसे बनाया गया है, इंस्टीट्यूशन किस तरह का है, फंडिंग, एक्रेडिटेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है। ये 4 मेन चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम लाइट बट टाइट ओवरसाइट रख रहे हैं, यानी कि हम उन्हें खुला भी छोड़ रहे हैं और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि हम 4 स्टैंडर्ड्स उन्हें बता रहे हैं कि इन सारे स्टैंडर्ड्स पे आपके जो इंस्टीट्यूशंस है वो खरे उतरने चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो कंट्री है उसके अंदर कई सारी इनइक्वालिटी देखी जाती है पढ़ाई के मामले में। जो डिसएडवांटेज लोग होते हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, या फिर जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, वो मेन स्ट्रीम के जो कॉलेजेस या स्कूल्स है उसमें पढ़ नहीं पाते। तो NEP जो है वो ऐसा कर रहा है कि भाई वो इंश्योर करेगा कि कोई भी बच्चा जो है डिप्राइव ना हो एजुकेशन से, ठीक है, हर बच्चे को एजुकेशन मिले। तो ये जो पूरा एंशिएंट और जो पुरानी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर जो लोग फोकस खो रहे थे या उन्हें नहीं सीखना चाह रहे थे, उसके ऊपर भी काफी काम होगा NEP के हिसाब से, क्योंकि आप मदर टंग में सीखने वाले हैं।
तो ये सब जो है इनके लिए बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि आपको पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जीडीपी के अंदर 6% पब्लिक स्पेंडिंग का एक एम रखा है, और इससे पहले तक हमारी जो पब्लिक स्पेंडिंग थी एजुकेशन पे वो बहुत कम हुआ करती थी। तो अभी अगर ज्यादा कर देंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, ज्यादा पैसा होगा, तो शायद हम इस एनईपी को आगे बढ़ा पाए, ठीक है। तो ये जो पूरी बात है ये एक्चुअली में काफी ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होने वाली है, क्योंकि 6% जीडीपी का निकालना एजुकेशन के लिए बहुत मुश्किल होगा। हमारी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसे देखते हुए, हमारा जो हेल्थ केयर है उसके अंदर पैसा जो जा रहा है अभी कोविड-19 के टाइम पे, उसे देखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए, सिक्योरिटी में हमारा सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है, डिफेंस में जा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान आ रहा है, इस तरफ से चाइना आ रहा है, तो हर जगह हमें पैसे लगाने हैं। उसके अलावा भी हमें 6% एजुकेशन के लिए भी खर्च करना है, तो वो काफी मुश्किल होगा। लेकिन मेन बात यह है कि रिसोर्सेज जो है वो कभी भी हमारे एजुकेशन के अंदर रोड ब्लॉक नहीं बन सकते। भले ही हमारे पास रिसोर्सेज कम हो, लेकिन अगर हमने डिटर्मिन्ड होके हमने ये सोच लिया कि हमें अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना है, तो हमें रिसोर्सेज मिल जाएंगे, हमें फंडिंग मिल जाएगी फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। हमारी अगर क्वालिटी एजुकेशन होगी तो हमारे स्कूल्स और हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है बाकी के, उनको अच्छी फंडिंग मिल जाएगी कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनईपी जो है वो हमें सारा सामान दे रहा है, सारे इंग्रेडिएंट्स दे रहा है, हमें रेसिपी भी बता रहा है कि भाई इस तरह से इस डिश को बनाना है। अब हम उसका क्या बनाते हैं ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये पॉलिसी किस तरह से इंप्लीमेंट होती है इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। तो पैसेज मेनली यही कहना चाहता है कि जो NEP 2020 आई है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, उसके अंदर कई सारी अच्छी चीजें हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमें उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमें ये पता होना चाहिए, तभी हमें इससे कोई फायदा होने वाला है, या हमारा एजुकेशन सिस्टम तभी अच्छा हो सकता है जब हम इस पॉलिसी का अच्छे से इस्तेमाल करें, ठीक है। ए है द NEP 2020 एज अ स्वीपिंग पॉलिसी दैट विल हेल्प इंडिया ब्रेक द शैकल्स ऑफ द पास्ट। करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो ये कि हमने ये नहीं बताया कि इसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं, यानी कि ये स्वीपिंग तो है, ये चेंज तो कर रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, लेकिन क्या ये इफेक्टिव हो पाएगी, क्या हम इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ये इसमें नहीं बताया गया है। इसलिए ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। The NEP 2020 provides the ingredients and the right recipe. What we make of it entirely depends on us. ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं इसी पर पूरा गेम डिपेंडेंट है, ठीक है। In approving NEP 2020, Union Cabinet has taken an important step forward in India's transition from deprivation to development. अब इसके लिए हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि पैसेज का ये मेन पॉइंट है। पैसेज में एग्जैक्टली यही चीज लिखी हुई है, लेकिन ये मेन पॉइंट नहीं है पैसेज का, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। NEP 2020 acknowledges the 21st century need for mobility, flexibility, learning, self-actualization. Again, स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पैसेज का मेन पॉइंट नहीं है। पैसेज का मेन पॉइंट ये है कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें उसे इम्प्लीमेंट भी अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑथर के हिसाब से ये सारे ही चैलेंजेस जो हैं उन्होंने हमें हमारे जो एफर्ट्स थे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के, उन्हें खराब कर दिया है, एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसी बात है जो हमारे लिए एजुकेशन के अंदर एक चैलेंज नहीं था, ठीक है। ए है, इन द 1960s कोठारी एजुकेशन कमीशन हैड सजेस्टेड दैट बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन शुड बी 6%, बट द करंट बजट एलोकेशन इज जस्ट 3.8%। ये बात जो है ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारे लिए एक चैलेंज था लैक ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम उस पर अपनी जीडीपी नहीं लगा रहे, हम उस पर पैसा नहीं लगा रहे, तो हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे, फंडिंग कम होगी, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। Estimates range between anything from 12% to around 30% of the Indian population speaking English to some extent, majority of them not fluent though. ये बात भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करती है, क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए एक लिंक लैंग्वेज की तरह काम कर रही है, क्योंकि हमारे देश में कई सारी मदर टंग्स हैं, तो हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक जैसा कैसे बनाएं ये हमें नहीं समझ आ रहा था, तो हमने उसे लिंक किया था इंग्लिश से। लेकिन इंग्लिश जो है उसके अंदर सब कोई फ्लुएंट नहीं है, सिर्फ 12 से 30% लोग ऐसे हैं जो कि फ्लुएंट है इंग्लिश में, जो अच्छे से जानते हैं इंग्लिश को या समझते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए।
गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया हैव अ पुअर मैनेजमेंट एंड पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। सो ये भी गलत हो जाएगा। द नॉलेज दैट अ स्टूडेंट एक्वायर्स इन IIT इज वेरी हेल्पफुल फॉर हिज और हर फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स। ये बात जो है ये हमारे लिए एक चैलेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कहा गया था कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे हमें कुछ कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है जो शायद हमारे जॉब्स में जो स्किल्स हमें चाहिए वो नहीं दे पाता हमें, ठीक है, जिसके लिए हमें इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं। तो सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है कि IIT जो है वहाँ पर ऐसी एजुकेशन हमें दी जा रही है जिससे हमारे जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है वो अच्छे हो जाए या करियर प्रोस्पेक्ट्स में हमें काफी हेल्प मिले। तो IITs की अगर आप बात करते हैं तो IIT एक मेजर इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, बेस्ट कॉलेजेस में आता है। तो ऑब्वियसली वो लोग जो है वो काफी जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करवाते हैं। तो यहाँ पे हम IIT के लिए ऐसा नहीं कह सकते। सो दिस इज नॉट अ चैलेंज फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा क्या था पास्ट एजुकेशन पॉलिसीज में जो कि NEP 2020 के अंदर नहीं है या फिर बदल चुका है, ठीक है। तो ए है बेस्ड ऑन अ स्ट्रीम सिस्टम वेयर स्टूडेंट हैड टू चूज बिटवीन साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ये बात बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज जो है उनमें ये स्ट्रीम्स हुआ करती थी, लेकिन अब जो NEP आया है उसके अंदर इन स्ट्रीम्स को बिल्कुल भी नहीं रखा गया है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी विद पोर्टेबल क्रेडिट्स, ये बात गलत है। ये NEP के बारे में सही है, पास्ट एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में सही नहीं है। Recognizing the importance of learning in child's mother tongue, ये बात भी गलत है। ये चीज NEP ने करी थी, पास्ट एजुकेशन पॉलिसीज ऐसा नहीं कर रही थी। Emphasizing on internships and vocational trainings, ये भी गलत है। ये भी NEP के लिए सही है, पास्ट एजुकेशन पॉलिसीज के लिए गलत है। सो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑथर जो है वो अग्री करते हैं इनमें से कौन से फैक्ट से पैसेज की शुरुआत में और पैसेज के एंड में जाके वो अपनी ही बात को गलत बता देते हैं, ठीक है, डिसअग्री कर देते हैं पैसेज के एंड में जाके, ठीक है। तो ए देखते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज इज द मेजर चैलेंज दैट हैज बेडेविल्ड आवर एफर्ट्स ऑफ अ गुड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये उन्होंने शुरू में कहा था कि भाई बहुत लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, लेकिन पैसेज के एंड तक आते आते इन्होंने कहा कि लैक ऑफ रिसोर्सेज कोई बहुत बड़ा मेजर रोड ब्लॉक नहीं है, हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फंड्स तो कहीं से भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये हमें बता रहा है कि शुरुआत में जो बात ऑथर ने कही थी उसी से वो खुद डिसअग्री कर रहे हैं पैसेज के एंड में आके, ठीक है। अब NEP 2020 जो है वो ये रिकग्नाइज करता है कि भाई जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की लाइफ में। तो इस बात को शुरू में ऑथर ने सही बताया था और बाद में जाके उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये गलत है। सो बी तो गलत हो जाएगा। मल्टीलिंगुअल फेलिसिटी कुड बिकम द USP ऑफ एन एजुकेटेड इंडियन, अगेन इससे भी सिर्फ अग्री किया था ऑथर ने, डिसअग्री नहीं किया था बाद में जाके। द ब्लू पोलराइजेशन ऑफ वोकेशंस इन आवर सोसाइटी हैज टू बी ओवरकम, ये बात भी गलत है क्योंकि ये भी हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने सिर्फ इससे अग्री किया था, इन्होंने डिसअग्री नहीं किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो कि NEP 2020 के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन है उसके बारे में सही नहीं है, ठीक है। ए है, इट एम्स एट अ बोल्ड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रीइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम पीरियोडिक इंस्पेक्शंस, ये बात सही है रेगुलेशन के बारे में, NEP में यही लिखा गया है। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल इज द बून ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया विद पुअर आउटकम्स टू द बूट, ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है हमारे रेगुलेशन के लिए NEP 2020 के हिसाब से। और वो इसलिए है क्योंकि हमारा ये जो NEP है इसके अंदर ये कहा गया है कि जो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है दैट इज द बेन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। अब बून हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है और बेन जो है वो हमारे लिए कर्स होता है, ठीक है। तो जो हमारे जिस चीज के पुअर आउटकम्स आ रहे हैं, पुअर रिजल्ट आ रहे हैं, वो हमारे लिए कर्स होगा ना, ब्लेसिंग क्यों होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये हमारे रेगुलेशन के लिए सही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, मेंटेनिंग quality standards and favorable public perception will become the pursuit of educational institutions, ये बात भी करेक्ट है हमारे रेगुलेशन के लिए। It will place them on the path of self assessment and voluntary declaration, ये बात भी करेक्ट है, ये भी दिया गया था हमें पैसेज में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑथर जो है वो इनमें से किस बात से अग्री करेगा अबाउट NEP 2020? A है, it is against the strong desire of parents today to give a head start to their children by exposing them to English on day one.
ठीक है, तो ये बात जो है वो NEP के बारे में बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि वो पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि पहले दिन से इंग्लिश से पढ़ने लग जाए बच्चा, लेकिन ये जो NEP है ये कहता है कि शुरू के 5 साल जो है वो बच्चा मदर टंग में पढ़ेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है ये तो करेक्ट है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। इट विल ओवरकम द हर्डल ऑफ ब्लू कॉलराइजेशन ऑफ वोकेशंस बाय आवर सोसाइटी। ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने कहा था कि ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसे हमें ओवरकम करना पड़ेगा। NEP ऐसा कुछ भी नहीं करता जिससे ब्लू कॉलराइजेशन जो है वो कम हो जाए। ठीक है, it will empower the higher education institutions by transforming them into autonomous degree granting institutions। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, क्योंकि उन्हें ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस बनाया जाने वाला है। ठीक है, इट विल क्रिएट अ ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 100% बाय 2030। ये बात भी गलत है, क्योंकि 2030 तक ये हमारा गोल है, ऐसा हो ही जाएगा ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम श्योर नहीं है इस बारे में, इसलिए डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ऑप्शन बचा है ए और सी। तो ए के अंदर ये कहा गया है कि जो हमारे पेरेंट्स की डिजायर है उसके अगेंस्ट जा रहा है NEP, है ना, और दूसरा ये कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उन्हें बदल दिया जाएगा इनटू डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं मेनली जो NEP है उसके बारे में ये बात बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन, क्योंकि ये NEP के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, जो ए ऑप्शन है वो हमें हमारे पेरेंट्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, जो पेरेंट्स की डिजायर है उसके अगेंस्ट जा रहा है NEP। ये नहीं बता रहा कि NEP 2020 के अंदर ऐसा क्या है जो पेरेंट्स की डिजायर के अगेंस्ट जा रहा हो। ठीक है, हम अज्यूम नहीं करेंगे यहाँ पे, इसलिए ए ऑप्शन हमारा गलत होगा। बेस्ट ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे सी होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हमें NEP के एक NEP पॉलिसी के अंदर एक जो पॉइंट है उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि सही यूज कर रहे हैं नाइदर फिश नॉर फाउल को, और जो हमारा आंसर होगा वो ऐसा सेंटेंस होगा जिसके अंदर सही तरह से यूज नहीं किया गया है इसे। ठीक है, ए है वी रिक्वायर अ सोल्यूशन दैट डायरेक्टली डील्स विद द इशू बट द प्रपोजल पुट फॉरवर्ड टू मी इज नाइदर फिश नॉर फाउल। ये बात जो है इसके अंदर बिल्कुल सही तरह से यूज किया गया है, क्योंकि हमें एक डायरेक्ट सोल्यूशन चाहिए था, लेकिन जो प्रपोजल आया वो ना तो फिश है ना ही फाउल है, यानी कि ना वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और ना ही वो प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही चीज नहीं कर रहा। The car that they drove was neither fish nor fowl. It was made of spare parts. ये भी बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि neither fish nor fowl का मतलब ये है कि वो हम उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इस कार को कैटेगराइज नहीं कर सकते, ना ही ये अच्छी कार है ना ही ये बुरी कार है, बस ये स्पेयर पार्ट से बनी हुई है। ठीक है, Graduate teaching assistants are neither fish nor fowl, neither completely students nor teachers. ये भी बिल्कुल करेक्ट यूजेज है। आप कह सकते हैं कि जो टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं ना तो वो पूरी तरह से टीचर होते हैं ना वो पूरी तरह से स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। Many nurses felt that they were neither fish nor fowl for the hospital. ये जो यूजेज है ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि नर्सेज जो है वो हॉस्पिटल में एक कैटेगराइज किया गया है, उनको उनकी अपनी एक पहचान है, उनका अपना एक काम है। नर्सेज अगर नहीं होंगी तो हमारे हॉस्पिटल्स वर्क नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इस बात को सपोर्ट करता है ऑर्डर की NEP 2020 स्वीपिंग है विजन में, यानी कि वो चीजों को बहुत ज्यादा बदल रहा है। इस बात को कौन सी बात सपोर्ट करती है? ठीक है, ए है इट विल चेंज द एंटायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड टर्न आवर डिप्राइवेशन इनटू डेवलपमेंट। ये चीज सही हो सकती थी, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अभी ये पॉलिसी कैसे टर्न आउट करने वाली है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले, तो हम नहीं जानते कि ये हमारे डिप्राइवेशन को डेवलपमेंट में बदलेगी या नहीं बदलेगी। ठीक है, The problem of lack of funding by the government has been resolved as the budget allocation to education will be increased to 6%. ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो सकता है। फिर भी हम दूसरे स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं एक बार। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल नाउ रिलाई मोर ऑन ऑनलाइन पेडागोजीज एंड न्यू लर्निंग मेथोडोलॉजीज। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हम उन्हें कह तो देंगे कि आप ऑनलाइन मटेरियल दो, आप नए लर्निंग के टेक्निक्स यूज करो, लेकिन क्या जितने भी स्कूल्स हैं वो इस तरह से वर्क करेंगे? क्या वो हमारी बात मानेंगे? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा
डाइसी है, हम नहीं जानते कि ये सही होगा या नहीं होगा। तो ऑप्शन सी भी गलत होगा, क्योंकि NEP 2020 जो है वो स्वीपिंग तो है विजन में, लेकिन हमें नहीं पता कि अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो हैं वो किस पर ज्यादा रिलाय करेंगे, वो क्या इस तरह से काम करेंगे या नहीं करेंगे, हम नहीं जानते, राइट। The problem of not having a common mother tongue will be resolved by using English as the link language. ये बात भी गलत होगी, क्योंकि इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सबको शुरू के 5 सालों तक मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। तो सेम एजुकेशन पॉलिसी नहीं है सबके लिए। ये है कि सबको अपनी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, बाद में जाके उन्हें इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कोई स्वीपिंग बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है जो बहुत चेंज हो गया हो, क्योंकि ये पहले भी होता था, इंग्लिश में पढ़ाया जाता था बच्चों को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। सबसे बेस्ट बात ये है जो कि सपोर्ट करती है इस बात को कि NEP 2020 बिल्कुल अलग है, उसने सब कुछ चेंज कर दिया है। क्योंकि पहले टाइम तक हमारा 3.8% का ही GDP के फंड्स हमें मिलते थे एजुकेशन को, लेकिन अब 6% मिल रहे हैं, तो सब कुछ बदलने वाला है, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पैसेज से हम क्या इन्फर कर सकते हैं या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ए है NEP 2020 कैन एक्ट एज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर एजुकेशन सिस्टम। इस ऑप्शन को देखते ही आप इसे गलत कर दीजिएगा, क्योंकि ऑथर ने कहीं भी NEP 2020 की कोई भी ड्रॉबैक नहीं बताए हैं, ठीक है। उन्होंने सिंपली इस पॉलिसी के अच्छे पॉइंट्स बताए हैं और फिर उन्होंने ये कहा है कि अब हमें इसे इम्प्लीमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। NEP 2020 seeks to change the entire education system from preschool to doctoral studies। स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पैसेज से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। ये कोई कंक्लूजन नहीं है पैसेज का, ठीक है। सो ये भी गलत है। कंक्लूजन जब भी हम निकालते हैं किसी चीज का, वो ऐसा होता है कि पूरे पैसेज को पढ़ के हमें कैसा लग रहा है, ठीक है, या हम क्या समझ पा रहे हैं। NEP 2020 has given us a vision and created goals for the development of our education system, which can be best realized if implemented correctly। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा कंक्लूजन होना चाहिए कि हमारे विजन अच्छा है, हमारे गोल्स अच्छे हैं, लेकिन अगर हमें डेवलपमेंट कराना है तो हमें उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। NEP 2020 lays particular emphasis on providing adequate support to ensure that no child is deprived of education। Again, NEP 2020 के बारे में ये बात करेक्ट है, लेकिन पैसेज से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। पूरे पैसेज को हम इस बात से समराइज नहीं कर सकते। सो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पैसेज में हमें एक सेंटेंस दिया गया था कि भाई हाउ एग्जैक्टली विल दिस बी रियलाइज्ड इज टू बी वर्कड आउट given the penchant of overzealous parents to stream their children, ठीक है। अब यहाँ पे हमें overzealous को रिप्लेस करना है किसी और शब्द से, ठीक है। तो यहाँ पे overzealous का मतलब ये है कि ये जो पेरेंट्स हैं ये किसी की सुनने नहीं वाले हैं और इन्हें यही पसंद है कि भाई स्ट्रीम एक चूज कर ले बच्चा 11th-12th में और फिर बाद में जाके इंजीनियर, डॉक्टर या इस तरह का कुछ बन जाए, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब है कि बहुत जिद्दी या अपने डिसीजन से हटने वाला नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो पेरेंट्स को यहाँ पे जिद्दी नहीं कहा जा रहा, उनसे ये कहा जा रहा है उनके बारे में कि पेरेंट्स को ये स्ट्रीम सिस्टम बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो ए तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बी है ऑब्ट्रूसिव, यानी कि वो चीज जो किसी को डिस्टर्ब कर रही हो। तो ओवरजीलस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज को डिस्टर्ब करना चाह रहे हो या आप कहीं पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो ये भी गलत है। एंथुजियास्टिक सही हो सकता था, लेकिन पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में और ये जो लाइन है इसके कॉन्टेक्स्ट में गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रीम में डालने के लिए एंथुजियास्टिक तो नहीं होंगे, खुश तो नहीं होंगे। एंथुजियास्टिक हम तब होते हैं जब हम कुछ बहुत बड़ा कर लेते हैं, कुछ बहुत एक्साइटिंग चीज हो जाती है ना। तो ये भी गलत होगा। डी है फैनेटिकल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ओवरजीलस का मतलब एंथुजियास्टिक भी होता है, फैनेटिकल भी होता है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में फैनेटिकल बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि फैनेटिकल वो लोग होते हैं जो किसी और की बात नहीं सुनना चाहते, जिनको कुछ और अच्छा नहीं लगता है एक्सेप्ट देयर ओन डिसीजन, ठीक है। तो ये जो पेरेंट्स हैं ये भी ऐसे ही हैं, उनको बस यही अच्छा लगता है कि बच्चों को पहले ही स्ट्रीम में डाल दो, पहले ही उनको साइंस दिलवा दो और इंजीनियर या डॉक्टर बनवा दो, और वो किसी और की बात इस बारे में नहीं सुनना चाहते, ठीक है। और कोई और ऑप्शन उन्हें अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। We have now reached the end of the session. Please like, share, subscribe and comment below to let us know if you like the video. Jai Hind.